महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध भगत को सादर सविनय नमन करता हूँ। हमारे भारतीय संविधान के निर्माता बोधिसत्व विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करता हूँ और बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को सादर सविनय नमन करता हूँ। पूरे भारत से इस वेबिनार में जुड़े सभी पदाधिकारियों को, सभी बहनों को, सभी बच्चों को सादर सविनय नमन करता हूँ। आज की इस संविधान संबोधन वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय एडवोकेट सिद्धांत गौतम साहब को सादर सविनय नमन करता हूँ और आज का जो संचालन कर रहे हैं परम आदरणीय अशोक बौद्ध साहब, मैं उनको भी सादर सविनय नमन करता हूँ। आप सबको नमन करता हूँ। जैसा कि आदरणीय अशोक बौद्ध साहब ने अभी जो चर्चा छेड़ी है कि टंटिया भील जी का आज शहादत दिवस है, तो मैं पूरे बहुजन समाज को और हम सबको आज के इस गौरवान्वित दिवस की मंगल कामनाएं देता हूं कि हमारे इन महापुरुषों ने, इन वीरों ने जो कुर्बानियां समाज के लिए दी हैं, जो कुर्बानियां मानव कल्याण के लिए दी हैं, वह कुर्बानियां, वह शहादत की जवाबदारी आज हम सबके कंधों पर है। जो कुर्बानियां इन महापुरुषों ने इस समाज के लिए दी हैं, लोगों के कल्याण के लिए दी हैं, स्वतंत्रता के लिए दी हैं, आजादी पाने के लिए दी हैं, गुलामी से मुक्ति के लिए दी हैं, ये कुर्बानियां और शहादत हम सबको सदैव स्मरण में रखना चाहिए। हमारे जितने भी बहुजन महापुरुष हैं, सब ने अपने आप को सिर्फ इसलिए कुर्बान किया है क्योंकि हम सब वो जिंदगी नहीं पा रहे थे जिनकी हमको जरूरत थी। ना तो उस समय समता थी, ना तो स्वतंत्रता थी, ना तो न्याय था और ना बंधुता जैसी कोई बात थी। इसीलिए इन महापुरुषों ने, इन सेनानियों ने अपने आप को निछावर करके आज हमको वो प्लेटफॉर्म दिया है, आज हमको वो जिंदगी दी है कि हम सब अमन चैन से, पूरी स्वतंत्रता के साथ अपने अधिकारों के लिए, अपने न्याय के लिए। चूंकि आपके मतलब हमारे साथी पूरे भारत से जुड़े हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूं और समय की सीमा भी है, इसलिए मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ सबको साधुवाद कहते हुए यही बात कहना चाहूंगा कि जब तक हमारे शरीर में लहू का एक एक कतरा है, जब तक इस समाज के कर्ज को लेकर के हमें जीना है और इन सेनानियों के, इन महापुरुषों के मार्गदर्शन में हमको काम करना है, ताकि हमारी, जैसे आज हमको अच्छी जिंदगी मिली है, तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, हमारा जो आने वाला कल है, वो इससे बेहतर जिंदगी जी सके। बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भीम सर। आपने एक निश्चित समय में ही अपना वक्तव्य के खत्म किया, बहुत बहुत आभार। टांटे मामा का कहा जाता है कि जबलपुर में ही अधिकतर उनका आंदोलन रहा और फिर उस पूरा बेल्ट जो है वो नर्मदा से लगा हुआ, वो पूरे उस बेल्ट में रहे और पन्ना और उस तरफ
निवाड़ तरफ भी उनका एक्टिविटी रही थी। इसीलिए मैं वहां से हैं हमारे सीडी प्रजापति साहब हैं, सीडी बोस साहब हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं। मैं उनको भी आमंत्रित करता हूं कि उस तरफ से वो उनके आसपास में ही रहे हैं, तो उनसे भी हम जानना चाहेंगे टांटे मामा के बारे में। माननीय सीडी बोस साहब, सचिव सीडी बोस साहब, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? सीडी बोस साहब जुड़े हुए हैं लेकिन शायद आवाज नहीं सुन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। और उसी तरफ से एक साथी और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सीनियर साथी हैं, माननीय आर एस रवि साहब, सतना तरफ से। मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो भी अब 5 मिनट लें और टांटे मामा के बारे में हमें बस सबको अवगत कराएं। माननीय आर एस रवि साहब। आर एस रवि साहब भी शायद आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। हमारे साथ माननीय आर सी मान साहब जुड़ चुके हैं। मैं एक दो वक्ता के बाद मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। जबलपुर से हमारे साथ एक साथी जुड़े हुए, नंदलाल राम, जबलपुर से। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। वो बताएं, टाट्टे मामा के बारे में कुछ बताएं, जानते हो तो बताएं। नंदलाल राम जी, जबलपुर। आप अपना माइक को अनम्यूट करिए और अपनी बात रखिए। टांटे मामा का शहादत दिवस है। अगर आप उनके बारे में कुछ जानते हैं, क्योंकि उनका संबंध जबलपुर से अधिकतर रहा है, इसलिए मैंने जबलपुर, पन्ना और रीवा साथियों को आमंत्रित किया। वो अधिकतर जमींदारों के खिलाफ लड़े थे, तो जमींदार लोगों की जमीन छीन लेते हैं। कई सौ एकड़ उनके खिलाफ वो लड़े, अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़े। मानी सर, आप अपना माइक अनम्यूट करिए। नंदलाल साहब, जबलपुर। माइक अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। माइक है, छोटा सा माइक है कोने में, उसको आप टिक करिए। उसको रेड लाइन जो है, वो रेड लाइन हट जाएगी, रेड लाइन हट जाएगी तो आप अपने, हाँ हट गई। आप बोलिए सर, बताइए आप। सर, मुझे मेरा नेटवर्क थोड़ा ठीक नहीं है तो आवाज मुझे क्लैरिटी नहीं हो पा रही है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी आप क्या आवाज बोल क्लियर रहे है। हैं। तो सर। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ सर। आज आज सर, आज टांटिया मामा का शहादत दिवस है। आज के दिन वो शांत हुए थे 1889 में। अंग्रेजों के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ लड़े थे और जबलपुर से उनका संबंध है। उसकी चर्चा चल रही थी, तो उनके उसके बारे में हम जानना चाह रहे थे। सर, मैं नहीं बोल पाऊंगा अभी। ठीक 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 ठीक। हाँ, हम थैंक। हम तो इंडिविजुअली उठा रहे थे कि किसी से भी पूछ लेंगे। कोई साथी अगर उनके बारे में जानता हो, अच्छे से थोड़ा जानता हो, तो वो हमारा हैंड रेस करें। हम लास्ट लास्ट चांस दे रहे हैं सबको। हमारे साथ आरसी धीमान जो साहब जुड़ गए हैं। कोई जानता हो अच्छा से कि उनके बारे में, तो हैंड रेस कर दे या अपना माइक अनम्यूट करके बोले, जो भी जानता हो। कोई साथी हमारे बीच में शायद एसटी के लोग, बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं। हमारे संगठन में भी लोग कम हैं, तो इसलिए ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। मैं फिर भी थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। टांटिया मामा का जन्म 26 जनवरी 1882 में हुआ था और मध्य प्रदेश में ही हुआ था। और 4 दिसंबर 1889 को वो शांत हो गए थे। लगभग 36 साल उनका आंदोलन चला था मध्य प्रदेश के अंदर, और उनको अंग्रेजी सरकार पकड़ नहीं पा रही थी। बहुत लंबा समय लग गया उनको पकड़ने में। तो उनको अंग्रेजी सरकार ने उनको नाम दिया था रॉबिन हुड। वो गायब हो जाते थे, बहुत तेज भागते थे, और वो रॉबिन हुड उनका नाम दिया गया। उनको बड़े मुश्किल से षड्यंत्र करके, जाल बिछा के उनको पकड़ा गया। और उनको इधर से उधर उनको पकड़ के बेड़ियों में घुमाया गया। उन्होंने 2000 जमींदारों को एक साथ 2000 जमींदारों को मार दिया था।
और जो जमीन उन जमींदारों से ली थी वो गरीबों में बांट दी थी। वो जमींदारों को अंग्रेजों से सोना लूटते थे, लूट मार करते थे, और वो गरीबों में बांट देते थे। 36 साल लगभग उनका आंदोलन चला, और उस आंदोलन के बीच उन्होंने कभी भी किसी को भूखा नहीं मरने दिया। बहुत अच्छा नेतृत्व किया। ये थोड़ा बहुत मुझे भी थोड़ा सा पढ़ा था मैंने, वो मैंने ब्रीफ किया है। अब हम सीधा चलते हैं माननीय आरसी दीवान साहब के पास, और आज के वाचन के लिए उनसे निवेदन करते हैं कि वो अपना वाचन प्रारंभ करें। माननीय आरसी दीवान साहब। धन्यवाद। मैं जो है आज टंटिया मामा के विनम्र श्रद्धांजलि के अवसर पर जो है अपने वक्तव्य को अग्रसर करूंगा। इससे पूर्व जो है सर्वप्रथम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा वेलकम यू इन दिस प्रोग्राम। कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत करती है। जैसा कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, पूर्व एमएलसी उत्तर प्रदेश सरकार, और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय प्रांतीय जिला एवं अन्य क्षेत्रीय पदाधिकारी कार्यकर्तागण एवं भारत देश के समस्त उपासक उपासिकाओं और नागरिकों, आज जो है टांटिया मामा का है कि श्रद्धांजलि का अवसर है, इसलिए जो है मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि प्रस्तुत करता हूँ। और उनका जो है इस समाज के प्रति जो योगदान रहा है उसके ऊपर हम संक्षेप में जो है चर्चा करते हैं। सभी व्यक्तियों की अपनी सोच होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि जो है सर झुका करके हमको जीना चाहिए, और कुछ लोग सोचते हैं कि सर उठा करके हमको जीना चाहिए। तो जो लोग सर उठा के जीना चाहते हैं वो संघर्ष करते हैं, उनके अंदर फायर होता है, वो क्रांति करते हैं। स्वाभिमानी लोग ही संघर्ष करते हैं और वह क्रांति करते हैं। तो जो है टांटिया भील के नाम से जो है उनको जाना जाता रहा है। इनका जन्म 1800 हेलो, जी सर, आवाज आ रही है आपकी? आ रही है? जी जी यार। तो जो है मैं बता रहा था कि जो है जन्म इनका जो है टांटिया भील का 1840 में खंडवा मध्य प्रदेश में हुआ। और जब हम कल्पना करें 1840 की, तो 1947 में देश आजाद हुआ और 1840 की बात हो रही है। तो 1840 में इनका जन्म हुआ। 100 साल पूर्व जो है भारत की सामाजिक स्थिति को उनका संघर्ष व्यक्त करता है। आज की जो सामाजिक स्थिति है उसमें जो संघर्ष होता है, उस संघर्ष से जो है हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की सामाजिक स्थिति रही होगी। परंतु जब हम 1840 की सामाजिक स्थिति का अंदाजा लगाएं उनके संघर्ष से, तो हम देखते हैं कि जो है उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 4 दिसंबर 1889 में हुई थी।
और उनकी मृत्यु का कारण क्या था? उनकी मृत्यु का कारण ये था कि उनको फांसी दे दी गई थी। कुछ लोग अपनी मौत मरते हैं, नेचुरल मौत मरते हैं, बीमार हो जाते हैं तब मरते हैं, दुर्घटना हो जाती है तब मरते हैं, मरता हर व्यक्ति है। परंतु वह अपने लिए जीता है, अपना पूरा जीवन जीता है, और फिर जो है वह मर जाता है, उसकी शहादत को कोई याद नहीं करता। परंतु इनकी जो मृत्यु हुई वह फांसी देने से हुई। और फांसी देने के बाद जो है उनकी समाधि जो पतालपानी मध्य प्रदेश में है वहां पर बनी हुई है। इनको जो है आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है। इनको जो है पूरे भारत देश के अंदर आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है, और इनको महाविद्रोही भी कहा जाता है, और इनको मालिक भी कहा जाता है। भारत के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन जो 1857 में हुआ, तो उस आंदोलन की प्रेरणा भी इन्हीं के कार्यों से ली गई है। इनका जो वास्तविक नाम था वो टंटवा था, टंटवा भील। परंतु इनको टंटवा मामा भी कहते थे। और इनको जो है अ, टंटवा मामा क्यों कहते थे, इसके पीछे रीजन क्या है, इनके इनको फांसी क्यों दी गई, ऐसी कौन से कारण, कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई जिसकी वजह से उन्हें फांसी पे जाना मंजूर हुआ, और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में क्या किया। तो आप जानते हैं कि जमींदारी व्यवस्था उस समय लागू थी, और स्थिति ये थी आदिवासियों की कि उनकी जमीनों पे कब्जे कर लिए जाते थे। उनको पानी पीने के लिए नहीं मिलता था आदिवासियों को, उनको अच्छे वस्त्र नहीं मिलते थे। उनको जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रताएं प्राप्त है, प्रत्येक नागरिकों को वह स्वतंत्रता प्राप्त है कि वह बोल सकता है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकता है, अपनी पसंद का व्यवसाय चुन सकता है, वह जनसभा कर सकता है। ये जो आर्टिकल 19 में जो स्वतंत्रताएं जो है भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं, ये स्वतंत्रताएं उस समय आदिवासियों को नहीं प्राप्त थी। हमारे पर पास जो है हमारे देश के आदिवासियों के पास अधिकार नहीं थे। चलो, अधिकार न होना अलग बात है, पशु के समान जीने का तो अधिकार होना चाहिए था ना, कि एक पशु जो है अपनी जो है मर्जी से एक स्थान पे जा सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे पानी पी सकता है, एक जो उसकी इच्छा हो वो कर सकता है, परंतु आदिवासी नहीं करते। आदिवासियों की जो है स्त्रियों के साथ बलात्कार होता था।
माननीय श्रीमान साहब, शायद नेटवर्क डॉक्टर की साहब प्रॉब्लम की वजह से वॉइस ऑडिबल नहीं है। हाँ वो नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं उनकी आवाज आ रही है। हम 2 मिनट रुकते हैं और देखते हैं। तब तक वो जुड़ते हैं हमारे साथ। माननीय राजा राम आनंद साहब जुड़े हुए हैं, सीनियर साथी हैं, और मुझे ये पता है कि वो उन्होंने बहुत कार्यक्रम किए हैं टांटे मामा और बाकी के आदिवासी जो महामानव रहे हैं उनके लिए। तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि वो अपनी बात रखें टांटे मामा के शहादत दिवस के रूप में। माननीय आनंद साहब, राजा राम आनंद साहब। सॉरी अशोक कुमार बोस जी। जी साहब। मैं अभी कहीं दूसरी जगह हूँ, कुछ अपना मेरे कल अब थोड़ा जुड़ना जरूरी था, इसलिए मैं जुड़ गया हूँ। जी मैं जी जी। थोड़ा दूसरी जगह हूँ कहीं। ओके सर, हमारे साथ एक साथी और जुड़े हैं, वो भी अच्छा। टांटे मामा के बहुत सारे प्रोग्रामों में करे होंगे उन्होंने, पक्का मुझे पता है। दिल्ली से हमारे साथी है जीपी गौरी प्रसाद उपासक साहब, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। गौरी प्रसाद उपासक जी जो है शायद ठीक हाँ, रहेंगे। वो बहुत थैंक अच्छे यू। से बता पाएंगे। हाँ ठीक, थैंक यू। ओके सर। सर गौरी प्रसाद उपासक सर, आप आमंत्रित थे, और आपके माइक को अनम्यूट करिए और अपनी बात रखिए सर। अशोक जी, मैं अभी रिसेंटली जुड़ा हूँ जी जी। और मुझे व्हाट सब्जेक्ट गोइंग ऑन हियर, आई डोंट नो अबाउट इट। ओके, so सर first of all I want to clear what subject going here. Okay, so after some time I can express my views. अशोक जी प्रोफेसर साहब जुड़े हुए हैं, आप उन्हीं से बुलवाइए। आ गए हैं सर? हाँ हाँ, प्रोफेसर मैं जी जुड़ जुड़े गया। हुए हैं, आप उन्हीं से बुलवाइए। आसिफ मतलब आप कंटिन्यू रखिए। आपकी आवाज बंद हो गई थी तो मैंने उस बीच हाँ में हाँ, हमारे वो को साथियों को आमंत्रित कर दिया था। कोई बात नहीं, डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मैं बता रहा था कि भारत के संविधान के अंदर जो जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है, आर्टिकल 21, वो उस समय आदिवासियों को प्राप्त नहीं था। जीवन उनका बड़ा कठिन था। कब उनकी संपत्ति लूट जाए, कब उनकी इज्जत लूट जाए, कब उनकी मृत्यु हो जाए, कुछ भी सुनिश्चित नहीं था। और इस तरीके से कीड़े मकोड़ों की तरीके से वो जी रहे थे। इसी बीच उनका मसीहा जन्म लेता है 1800 जो है 40 में। और जो है उनके जन्म के पश्चात जो है वह जो टांटिया मामा थे या टांटिया थे, वो जीवन को देखते हैं कि किस तरीके से आदिवासी लोग जीवन जी रहे हैं। और यंग एज में ही जो है वह जमींदारों के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। जमींदार सामंतवादी के विरुद्ध वह विद्रोह करते हैं। वायलेंस का जवाब वो वायलेंस से देते हैं। और उनकी जो है खजाने को लूटते हैं, उनकी जमीनों को लूटते हैं, उनको मारते हैं, बदला लेते हैं। और जो पैसा उन्हें प्राप्त होता था टांटिया को, तो वह पैसा जो है वह गरीबों को प्रदान करते थे। जो निर्धन थे उनको पैसा देते थे, और जो असहाय थे वह उनको पैसा देते थे। और जब ये इस तरीके से जमींदार और सामंतवादियों के खिलाफ जो है टांटा जी ने उनकी कुप्रशासन और जो है अत्याचारी नीतियों के विरुद्ध विद्रोह किया, तो जो है उन्होंने अंग्रेजों की शरण ली। और अंग्रेजी प्रशासन को उन्होंने टांटिया के पीछे लगाया कि आप जो है हमारी हिफाजत करिए, और यह लुटेरा है, ये हमारा सामान लूट लेता है, ये हमारी जमीन लूट लेता है, इसको आप समाप्त करिए। तो अंग्रेज प्रशासन को उनके पीछे लगाया, अंग्रेज भी उनके पीछे लग गए। परंतु जो है टांटिया का उद्देश्य था कि मैं अपने गरीब भाइयों को, निर्धन भाइयों को जो आशाएं हैं उनको धन दूंगा, उनके साथ अगर कोई अन्याय अत्याचार होगा तो मैं
उस अन्याय अत्याचार के विरुद्ध काम करूंगा, तो वह काम वो लगातार करते रहे। और उससे जो है अंग्रेज लोग भी परेशान हो गए, और अंग्रेजों की जो ट्रेनें होती थी, उनका जो आंदोलन था, उनके साथी थे वो इतने जबरदस्त थे कि वो अंग्रेजों की ट्रेनों का वो भी लूट लेते थे। अंग्रेजों की ट्रेन में जो माल जा रहा होता था, उसको भी लूट लेते थे। और लूटने के बाद जो है वो सोना हो, चांदी हो, कोई भी चीज हो, वो निशाई लोगों को, निर्धन लोगों को दे देते थे। यही उनकी जिंदगी थी। और गुरिल्ला युद्ध के जो है वो बहुत मास्टरमाइंड थे। गुरिल्ला युद्ध में जो है आदिवासियों को उन्होंने ट्रेंड किया वहां पर, और इस तरीके से यह है जो सामंतवादियों के अत्याचार के विरुद्ध जो है एक मेंटर के रूप में वह उभरे, एक मार्गदर्शक के रूप में उभरे। और जमींदारों और सामंतवादियों के विरुद्ध एक आंदोलन पैदा हुआ। आई फॉर आई और टिथ फॉर टिथ, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत का सिद्धांत जो है वहां पर नजर आने लगा। कोई जमींदार अगर किसी आदिवासी को मारता था, तो उसको ये भय रहता था कि कोई टांटिया का आदमी आकर के हमें भी मार देगा। अगर कोई जमींदार किसी गरीब को लूटता था, तो उसे भय रहता था कि टांटिया का आदमी आके हमें भी लूट लेगा। तो ये जो लूटा हुआ धन होता था, वह निर्धनों को बांट देते थे, असहाय लोगों को बांट देते थे। फिर सामंतवादी और जो है जमींदारों ने उनके विरुद्ध एक साजिश करी कि उन्हीं के साथियों को फूट डालो की राजनीति करते हुए उन्हीं के साथियों को तोड़ा। तोड़ने के बाद उनमें से मुखबरी ली, और मुखबरी लेने के बाद अंग्रेजों के माध्यम से उनको गिरफ्तार करवा दिया गया। जब उनको गिरफ्तार करवा दिया गया, तो वह गिरफ्तार हो गए, और फिर जो है उनको ले जा करके उन पे मुकदमा लगाया गया। मुकदमा लगाने के बाद उनको फांसी की सजा दी गई। और फांसी देने के बाद जब उनकी मृत्यु हो गई, तो उनकी जो बॉडी थी, उसको ले जा करके उन्होंने खंडवा के रेल मार्ग पर फेंक दिया। आप समझ लीजिए कि खंडवा के रेल मार्ग पर जो है उन्होंने उनकी बॉडी को फेंक दिया, यानी कि कितनी नफरत थी। बॉडी को जाके रेल मार्ग पर फेंक दिया। आज जो है वहां पर उनकी समाधि स्थल है। मध्य प्रदेश के अंदर जो है उनकी मूर्तियां लगाई जा रही हैं, और जो है राष्ट्रीय और प्रांतीय और जिले स्तर के नेता जो है उनको सम्मान देते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। टांटवा भील जो है उनने का जो आंदोलन था वह 1878 से 1889 के बीच करीब 11 वर्ष बहुत जोरदारी से चला। वह उस क्षेत्र के सक्रिय जननायक थे। लोग पैसा जो लूटते हैं वो अपने लिए लूटते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं अपने लिए करते हैं, करोड़ों का घोटाला करते हैं अपने लिए करते हैं, व्यापार करते हैं अपने लिए करते हैं, अपना ईमान बेचते हैं अपने लिए बेचते हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में दल बदल करते हैं अपने लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं। लेकिन टांटे मोहम्मद जी ने अपना पूरा जीवन जो है दूसरों के लिए जिया, और अंततः जो है वो फांसी के फंदे पे झूल गए। तो रॉबिन हुड जो व्यक्ति थे, रॉबिन हुड का भी अपने पूरे जीवन काल में इसी तरह का काम था। रॉबिन हुड भी जो है अमीरों को लूटते थे और गरीबों को पैसा दे देते थे। इसलिए रॉबिन हुड पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। और भारत का रॉबिन हुड जो है टांटिया मामा थे। इसलिए 10 नवंबर 1889 में टांटिया भील को जो है रॉबिन हुड के नाम से जो है संबोधित किया गया। और उन्हें रॉबिन हुड ऑफ इंडिया के नाम से जो है एक जो है जो पत्रिका निकलती है न्यूयॉर्क में, उस न्यूयॉर्क पत्रिका में जो है उन्हें रॉबिन हुड की संज्ञा दी गई कि भारत का रॉबिन हुड जो है टांटिया भील थे। वह बड़े विद्रोही प्रकृति के थे। उनकी मृत्यु पर, उनके जीवन संघर्ष पर हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। और वह हमारे मध्य प्रदेश के ही नहीं, संपूर्ण भारत के जो है आदिवासी जो है आदिवासियों पर होने वाले अत्याचार के विरुद्ध एक विद्रोह का प्रतीक है। जिस टांटा भील के
जो है मध्य प्रदेश के अंदर जो है आदिवासियों ने उनके नेतृत्व में विद्रोह किया। बड़े दुख की बात है कि उसी मध्य प्रदेश के अंदर उसी आदिवासी समाज के जो है मुख पर पेशाब करने का अत्याचार भी जो है प्रकाशित होता है, अखबारों में, सोशल मीडिया पे घूमता है। तो आज ऐसा लगता है कि तात्या मामा की जो है मध्य प्रदेश को बहुत ज्यादा आवश्यकता है, जो इस तरह के अत्याचार को जो है हिंसा से नहीं बल्कि कम से कम जो है हिंसा से रोके। तो यहाँ पर मैं उनको बड़ी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। और आवश्यकता इस बात की है कि अपने महापुरुषों पर एक किताब जो है लिखी जाए और सारे महापुरुषों की फोटो और उनके जीवन का संघर्ष लिखा जाए। वह पुस्तक जो है पूरे देश के अंदर महापुरुषों के नाम से बिके। खास तौर से आदिवासी और जो है अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के अंदर जन्मे जो संतों गुरुओं महापुरुषों पर लिखने की आवश्यकता है। तो जो साथी जानते हैं वह फेसबुक पे लिखें, व्हाट्सएप पे लिखें, ताकि लोगों को जानकारियां प्राप्त हो सके। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं यहीं पे अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सर, आपने विस्तार में बताया है। अब हम कोई और साथी अगर अपनी बात रखना चाहता हो इस विषय पर, तो वो अपने माइक को अनम्यूट करके अपनी बात रख सकता है, या हैंड रेस भी कर देगा तो हम उनको आमंत्रित कर देंगे। कोई भी साथी अपनी बात रखना चाहता हूँ। हम अभी माननीय धीमान साहब से पहले हमने आमंत्रित किया था माननीय गौरी प्रसाद उपासक साहब को, जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं। हम उनको पुनः आमंत्रित करते हैं। माननीय गौरी प्रसाद उपासक साहब। अशोक जी, आवाज सुनाई दे रही है मेरी आपको? जी जी सर, आ रही है। सभी संतों महापुरुषों को वंदन करते हुए और आज की इस वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे हमारे दिल्ली प्रदेश के बहुत ही जिम्मेदार साथी सिद्धांत गौतम एडवोकेट साहब, और संविधान पर अपना गहन चिंता रखने वाले महान विद्वान आरसी धीमान साहब, और इस मीटिंग में जुड़े सभी साथियों को मेरे दिल की गहराई से नमो बुद्धाय, जय भीम। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जब जब इस भारत की धरती पर जुल्म अत्याचार रहे हैं, तब तक अनेकों महापुरुषों ने इस पावन भूमि पर जन्म लिया है। और यदि प्रारंभ करेंगे हम इस महापुरुषों की श्रेणी के बारे में, तो तथागत बुद्ध को ले लीजिए। तथागत बुद्ध जब छोटे थे तो वो अपने साथियों से बात करते थे कि जो किसान थे वो तपती धूप में, कड़कती धूप में काम करते थे, और उसका मालिक उसकी सारी जो फसल है उसका जो मूल्य था वो उसके जेब में जाता था। तो तथागत बुद्ध ने खुद कहा कि ये तो बहुत बड़ा अत्याचार है कि गरीब किसान खून बहाए और उसकी कमाई का गुलछर्रे ये पूंजीपति और लोग उठाएं। तो शुरू से ही तथागत बुद्ध के मस्तिष्क में इस प्रकार के शोषण के विरुद्ध एक आक्रोश था। तो ये आक्रोश अभी चर्चा कर रहे थे तात्यायी मामा के बारे में, तो समय समय पर अनेकों महापुरुषों ने इस प्रकार की आवाज को बुलंद किया है, और उन्हीं में से अनेकों महापुरुष हैं। जैसे बाबा साहब का नाम ले सकते हैं और काशीराम साहब तक को ले लीजिए, ये सब महापुरुष। और मैं बड़ी इस बात से बहुत ही इत्तेफाक रखता हूँ आरसी धीमान साहब की से, कि जिस समाज का अपना कोई इतिहास नहीं होता है, उस समाज स्वतः ही समाप्त हो जाता है। उन्हें शानदार उन्होंने बात की कि जो जो हमारे महापुरुष हैं जिन्होंने शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद की है, उनको, उनके बारे में, उनके जीवन संघर्ष के बारे में हमें एक छोटी बुकलेट के माध्यम से, किताब के माध्यम से, उनके ऐतिहासिक, उन्होंने जो कुछ किया है उसको लिपिबद्ध कर कर अपने समाज के बीच में जाने का काम करना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण काम उन्होंने धीमान साहब ने बताया है
क्योंकि सच्चाई है कि हमारे महापुरुषों का इतिहास या तो साजिश के तहत खत्म कर दिया गया, या हम लोगों को पता भी नहीं। यदि अपने महापुरुषों के बारे में हमें पता लगेगा तो आने वाली पीढ़ी को भी हम लोग बताने का काम करेंगे। तो मैं धन्यवाद देना चाहता आरसी धीमान साहब का बहुत शानदार सुझाव है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे रजा लेता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। और विशेषकर आरसी धीमान साहब का दिल की गहराई से आभार। समय समय पर संविधान के अनुच्छेदों पर वो बड़ी गहनता के साथ, गंभीरता के साथ हमको बताने का काम करते हैं और संविधान पर हम सबको जागरूक करने का काम करते हैं। उन सभी का धन्यवाद। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत आभार सर। आगे बढ़ते हैं और आज के अध्यक्ष माननीय सिद्धांत गौतम साहब को हम आमंत्रित करते हैं अध्यक्ष उद्बोधन के लिए। माननीय सिद्धांत गौतम साहब। मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर, आपकी आवाज आ रही है सर। सम्यक संबुद्ध परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर, रहबर मान्यवर काशीराम जी, देश में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, और आज इस देश के रॉबिन हुड महान क्रांतिकारी तांत्या मामा को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज की इस वेबिनार के संचालक महोदय माननीय अशोक बहोत साहब और हमारे राष्ट्रीय महासचिव माननीय गौरी प्रसाद उपासक जी और रमेश चंद्रा साहब और माननीय हमारे अमृत बौद्ध साहब और माननीय राजा राम आनंद जी और माननीय खेमचंद सोलंकी जी, हमारे आज के महान विद्वान प्रोफेसर माननीय दिगान साहब, प्रोफेसर दिगान साहब, माननीय उदयबान जी और उपस्थित माननीय संतराम प्रजापति साहब और उपस्थित मेरे सभी सम्मानित साथियों, आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। संविधान वाचन का विषय था और आज क्योंकि महापुरुष की जयंती है आज, तो ये एक बहुत बड़ा प्रेरणादायक विषय और आपने आज रखा है, क्योंकि मुझे भी बहुत ज्यादा इसके विषय में मालूम नहीं था, क्योंकि हमारे बहुजन महापुरुषों का इतिहास, जैसा माननीय उपासक साहब ने कहा है, बाकी सभी वक्ताओं ने भी बात कही है कि हमारा जो इतिहास है और इस देश में एक साजिश के तहत लोगों से ओझल किया गया है ताकि हम लोग कहीं हमारा स्वाभिमान ऊंचा ना हो जाए या हमारा मनोबल ऊंचा ना हो जाए और हम इस देश में शासन, सत्ता और साधनों में भागीदारी का संघर्ष ना करना शुरू कर दें। बड़ी साजिश के तहत हमारे महान योद्धाओं के इतिहास को, क्रांतिकारियों के इतिहास को, विचारकों के इतिहास को, संतों महापुरुषों के इतिहास को इस देश के बहुजनों से ओझल किया गया है। तो मुझे भी बहुत ज्यादा मालूम नहीं था और जैसा ही इस विषय को टच किया आपने, मैं गूगल पर सर्च कर रहा था और गूगल पर मैंने देखा कि तांत्या मामा ने, जैसा कि माननीय हमारे प्रोफेसर दिगान साहब ने कहा कि एक ऐसा समय कि जहां कहीं कोई मौलिक अधिकार ना हो, मानवीय अधिकार ना हो और किसी प्रकार का कोई कानूनी संरक्षण प्राप्त ना हो, ऐसी विषम और विकट परिस्थितियों में हमारे इस महापुरुष ने अपने बहुजनों के दुख दर्द को सहन, मतलब महसूस करके एक बहुत बड़ा गोरिल्ला युद्ध यहाँ के सामंतवादियों के खिलाफ और यहाँ की ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उन्होंने छेड़ा। और जहां तक मैं अभी गूगल पर सर्च कर पाया हूं, उसमें उन्होंने एक तीरंदाजी का जो कला थी वो उनके अंदर बहुत, उसमें निपुण थे। वो तीरंदाजी की युद्ध कला में वो बहुत निपुण थे और यहाँ तक कि इतना साहस वो दिखाते थे कि जो
ट्रेन कहीं कोई धन माल से, राशन से, तेल से या ऐसे संसाधनों से लेकर के जब ट्रेन जाती थी तो उनको ये ख्याल आता था कि ये जो सामान जा रहा है यहाँ सामंतवादियों का सामान जा रहा है, ये पूंजीपतियों का सामान इसमें जा रहा है। तो वो अपनी उस धनुर्विद्या के बल पर ही उस ट्रेन को रोक डालते थे और रोक करके अपने साथियों के साथ मिल करके उसमें से वो सारा सामान लूट करके, मतलब वो हड़प वो सामान लेकर के अपने बहुजन समाज के बीच में, गरीब दीनहीन लोगों के बीच में उसे बांटते थे। क्योंकि बहुत बड़ा एक असंतुलन उस टाइम पे था। चंद पूंजीपतियों के हाथ में इस देश की पूरी शासन, सत्ता, धन दौलत सीमित थी। तो उसके खिलाफ उन्होंने ये एक बहुत बड़ा आंदोलन उस टाइम पर शुरू किया और उन्हें रॉबिन हुड की ये उपाधि दी गई। और ये आप समझ सकते हैं कि जब भी कोई हमारा क्रांतिकारी अपने बहुजनों के हित में कोई आंदोलन चलाता है तो जो पूंजीपति लोग हैं वो अपने साधनों के बल पर उसे बदनाम करने का प्रयास करते हैं। और उन्होंने उस टाइम पर ब्रिटिश सरकार के माध्यम से, जो वहां के राजे थे, राजे रजवाड़े के लोग थे, सामंतवादी लोग थे, उन्होंने ब्रिटिश सरकार से उन्हें चोर, लुटेरा और एक क्रिमिनल घोषित करवा दिया। लेकिन धीरे धीरे करके जो उनकी आवाज थी, न्याय की आवाज थी और न्याय के लिए जो संघर्ष था, उसकी पहचान हुई, उसकी रिकॉग्निशन हुई और उनको इंडिया का रॉबिन हुड करार दिया गया। क्योंकि उनकी जो भावना थी वो गरीबों के प्रति बहुत अच्छी थी। वो इस देश में समता लाना चाहते थे और समता के लिए वो जो सामंतवादी लोग थे उनकी धन दौलत को लेकर के गरीबों में बांटते थे। वो समता के बहुत बड़े प्रहरी थे उस टाइम पर। तो उनको रॉबिन हुड की वो उपाधि दी गई। लेकिन उसके बावजूद भी, इन सब के बावजूद भी वहां की सामंतशाही व्यवस्था इतनी हावी हो गई कि उनको एक तरीके से फांसी पर लटकाया गया। तो ये इतना जो छोटी सी नॉलेज मुझे अभी गूगल के माध्यम से मिली है, तो इससे मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो जीवन संघर्ष है वो हम लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आज हमारे पास संविधान वाचन का दिन था। आज हमारे पास कानूनी संरक्षण है, संविधान है। आज हमारे पास एक प्रशासन का संरक्षण है हमारे पास। आज हम लोग शिक्षित हैं और आज हम कुछ जायज साधनों से भी संपन्न हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमें समता के लिए जो संघर्ष, समर्पित होकर के जो संघर्ष करना चाहिए, हमारे अंदर वो आग, वो टीस नजर नहीं आ रही है। क्योंकि आज भी इतना सब कुछ होने के बाद भी जो उदारवाद लोकतंत्र में हमें मिला है, जो बंदिशों से हम लोग मुक्त हुए हैं, उस आजादी का हम लोगों ने बहुत उचित तरीके से लाभ नहीं उठाया है। और उसी का परिणाम है कि जिस व्यवस्था से हम लोग इस 74 साल की आजादी में निकल करके आए थे, हम उसी व्यवस्था के पुनः शिकार बन गए। ये हमारी उसी लापरवाही का परिणाम है। ये 74 साल नहीं कहेंगे, अब इसमें से आप माइनस कर दीजिए 9 साल। 9 साल माइनस करने के बाद जो समय बचता है वो लोकतंत्र का एक बहुत उदारवादी दौर रहा है, जिसमें हमारे महापुरुषों ने हमें चेताने का काम किया, चाहे परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर रहे हों या रहबर मान्यवर काशीराम जी रहे हों और बाकी अन्य नेता रहे हों, जिन्होंने अपने जीवन काल में हमें चेताने का काम किया कि भाई एक समय संविधान के संरक्षण में, लोकतंत्र के संरक्षण में शासन, सत्ता और साधन प्राप्त करने का हमें मौका मिल रहा है, इसका लाभ उठाया जाए। मगर हमारा समाज संगठित नहीं हो पाया। वो मेंढक की तरह इधर उधर फुदकता रहता है, कभी यहाँ कभी वहां। तो इस तरीके से हम लोग अपनी शक्ति को
न समेकित कर पाए, न संगठित कर पाए, और न ही उसको दिशा दे पा रहे हैं। और आज भी बहुत बेचैनी के दौर से हम गुजर रहे हैं, जिस बेचैनी का बखान मुझे करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ हर हमारा विद्वान साथी जो भी आज की वेबिनार में मौजूद हैं, उनके अंदर वो बेचैनी का आलम है, वो छटपटाहट है, वो कुछ सपना है कि कुछ किया जाए, मगर संगठित तौर पर और व्यवस्थित तौर पर एक रास्ता हम प्रशस्त नहीं कर पा रहे हैं, एक मार्ग प्रशस्त नहीं कर पा रहे हैं। कारण बहुत सारे हैं जिनका हमें भी पता है, आपको भी पता है, मगर कारणों के रहते हुए भी हमें कोई ना कोई रास्ता निकालने का, कहीं ना कहीं बैठ करके चिंतन मनन करके और उसका रास्ता निकालने का प्रयास हमें करना चाहिए। समय रहते हुए वर्तमान में जो कुछ घटित हुआ है वो सबको मालूम है। जो भी कुछ राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है वो सबको मालूम है। सामाजिक तौर पर किस आप दुर्गति की तरफ हम लोग जा रहे हैं वो भी सबको मालूम है। अगर आर्थिक तौर पर हमारी क्या स्थिति होगी वो भी सबको मालूम है। सबको ये सब कुछ ज्ञान होते हुए भी हम लोग किसी भी प्रकार से ऐसी पहल नहीं कर पा रहे कि कोई रास्ता निकाला जाए। आज ये तांत्या मामा का जो संघर्ष है हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत बने, और ऐसे में आशा और विश्वास करते हुए सभी साथियों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, और मैं आप सभी का पुनः धन्यवाद करता हूं। सभी को नमो बुद्धाय जय भीम करता हूं। सभी का आदर सत्कार करते हुए मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूं। नमो बुद्धाय जय भीम। सर ने जो देश में जो चर्चाएं चल रही हैं उस पे अपने ध्यान आकर्षित करा ही दिया, और चल ही रही हैं, बेचैनी है, सब में बेचैनी है, बहुत चिंतित हैं लोग, और एक रास्ता नहीं मिल रहा है। बात बिल्कुल सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं और माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन चाहते हैं कि हम समाप्त करने के अनुमति चाहते हैं। समाप्त करें सर इसको, जी आज के प्लीज वेबिनार को। तो प्लीज सभी सर। सदस्यों से निवेदन है कि आप हाथ जोड़ के बैठ जाएं, हम सभी समाप्त करेंगे। सबदे भद्राणि सबदे सत्ता सुखी होन्तु, सबदे होन्तु सबदे भद्राणि सबदे सत्ता सुखी होन्तु, सबदे होन्तु सबदे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमागमत्। साधु 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 सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल। सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। सबका मंगल, सबका मंगल। मंगल हो, सभी को जय भीम। जय भीम कर लो, आप भी जय भीम कर लो, जय भीम करो।